हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 3 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपका 46 नंबर से शुरू हो रहा है। मैथ और रीजनिंग के लिए इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, देखते हैं। युद्ध के बारे में दिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये आपका क्या है? बिल्कुल सही है। और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो बाबर इसमें विजयी हुआ था। तो ये आपका सही है। दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। ये आपका गलत है। पानीपत का दो द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच हुआ था। हेमू और अकबर के बीच यह युद्ध हुआ था 1556 में। अगर पूछा जाए अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो खान जमान और बैरम खान ने किया था। खान जमान और बैरम खान ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला दिया है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बिल्कुल आपका करेक्ट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और इसमें विजयी कौन था? तो अकबर इसमें विजयी हुआ था। तो आपसे इसमें पूछा कौन सा सही उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध की, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा सदाशिव राव भाऊ के बीच हुआ था 1761 में। और इसमें कौन विजयी था? तो इसमें आपका अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था। ठीक, सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश चंद्र दत्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक थी? तो द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का आर्थिक इतिहास। भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? तो आपका रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर बात करें भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा आप लोग, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी और किस नाम से जाना जाता था? इन्हें बादशाह खान और बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? खुदाई खिदमतगार जो है आंदोलन किसने चलाया था? तो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। और इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, पत्रिका इनकी क्या थी? पख्तून इनकी पत्रिका है। ठीक है। और बात करें तो इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न इन्हें 1987 में दिया गया था। और भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत डैश के लिए प्रसिद्ध है। त्रिपिटक ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक कौन कौन से हैं आपका? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपने सुना होगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन तीर्थंकरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे है ये? माउंट आबू पर, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बने मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? देवगढ़ का ये दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बने मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त कला के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला इसमें दिया है राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए पहले इसके सचिव कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर जो इसके क्या थे? पहले सचिव थे। दूसरा दिया आपका गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। ये आपका गलत है। बात करें अगर हम मद्रास महाजन सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आपका वीर राघवाचारी, वीर राघवाचारी। और कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू थे। तीनों थे, ध्यान रखिएगा, वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। कब किया था? इसकी स्थापना 1884 में हुई थी, 1884 में हुई थी। तीसरा दिया आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। सभी को पता होगा, बिल्कुल ही सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। कब किया था? 1876 में, 1876 में। इनके साथ और कौन था? तो आपका आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस का नाम भी ध्यान रखिएगा। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी 1876 में। इंडियन एसोसिएशन, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में भारत संघ कहा जाता है, भारत संघ। कभी कभी हिंदी दे दी जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है? तो पहला सही सुमेलित है और तीसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था, जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था। और पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल में रखा गया था। और यहीं से ये फरार हो गए थे। और किसका गठन किया था? तो आजाद दस्ता का गठन किया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना माइकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? माइकियावेली की रचना है द प्रिंस। पूछ रहा है किसकी तुलना माइकियावेली के द प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना माइकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का माइकियावेली किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को भारत का माइकियावेली कहा जाता है। कालिदास की बात करें तो इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से जो है वेदारण्यम तक नमक यात्रा की थी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? वेदारण्यम सत्याग्रह कहा जाता है। कब हुआ था? अप्रैल 1930 में। किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में। और ये कहाँ पे हुआ था? ये नागपुर में हुआ था, नागपुर में। अब पूछा था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सी विजय राघवाचारी, सी विजय विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? तो मृत्यु दंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृत्यु दंड दिया जाता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें हम मौर्य काल में कुछ शब्द की, बलि पूछा जाता है। बलि को बलि किसके लिए प्रयोग होता था? तो ये आपका क्या था? एक प्रकार का राजस्व कर था। बलि क्या था? ये राजस्व कर था। और एक और पूछा जाता है सीता। मौर्य काल में सीता किसे कहा जाता था? तो सीता क्या था आपका? राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे सीता कहा जाता था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एनसीईआरटी से लिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू हुआ था? 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। क्लास 6 के एनसीईआरटी में पेज नंबर 79 से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में पूछा है। पहला है, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। गलत है। क्या? सबसे निचली परत है, तो ये गलत है। दूसरा है, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ये भी गलत है। ऊंचाई के साथ क्या होता है? इसका तापमान घटता है। तीसरा, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे निचली परत कौन सा है? तो आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत। और इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश जरूर ध्यान रखिए, कभी कभी इंग्लिश दे देता है। ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संवहन मंडल या विक्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। संवहन मंडल, विक्षोभ मंडल और परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो 13 किलोमीटर होता है। 13 किलोमीटर क्यों लिया गया है? देखिए, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। ध्रुव पर 8 किलोमीटर। और बात करें भूमध्य रेखा पर कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर होती है। इसलिए औसत ऊंचाई कितनी मानी गई? इसकी 13 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है समताप मंडल। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर आता है। समताप मंडल पूछाता है कौन सी परत पाई जाती है? इसमें आपका ओजोन परत। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? आपका समताप मंडल में पाई जाती है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका 13 से, कहीं कहीं आपको 18 भी मिलेगा, 13 से आपका 50 किलोमीटर, 13 से 50 किलोमीटर समताप मंडल। उसके बाद आपका मध्य मंडल आता है यानी मेसोस्फीयर आता है। सबसे ठंडा मंडल पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1 में, सबसे ठंडा मंडल तो मध्य मंडल। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। उसके बाद आपका आयन मंडल आता है। आयन मंडल की अगर हम बात करें औसत ऊंचाई की तो आपका 80 से 600 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। और उसके बाद आपका क्या है? बहिर्मंडल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो देव प्रयाग बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं से भागीरथी का नाम क्या हो जाता है? गंगा पड़ जाता है। गंगा नाम यहीं से पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा देव प्रयाग से। कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, अलकनंदा सब में कॉमन नदी है। अलकनंदा सब में कॉमन है, इसको ध्यान रखिएगा। और मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। इसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। अलकनंदा धौली गंगा से विष्णु प्रयाग। उसके बाद आपका अलकनंदा सब में कॉमन है, तो उसके बाद पिंडार। अलकनंदा और पिंडार के मिलने से कौन सा? तो आपका कर्ण प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग। उसके बाद आपका आता है अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से क्या बनता है? तो रुद्र प्रयाग बनता है, रुद्र प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा एक है नंदाकिनी, नंदाकिनी के मिलने से क्या बनता है? तो नंद प्रयाग बनता है, नंद प्रयाग। तो 1 2 3 4 5 पंच प्रयाग है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अलकनंदा सब में कॉमन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है?
करा कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो आपका दामोदर नदी घाटी, तो बिल्कुल सही है। सोन घाटी ये भी है, और महानदी घाटी ये भी है। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, करा डैश चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये कौन सा है? इसे क्या, ये आपका क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। ऐसे पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो आपका मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों का क्रम भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन सा नंबर आता है किसका? बुध। उसके बाद आपका बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, उसके बाद आपका शनि, उसके बाद आपका अरुण है, उसके बाद वरुण है। ये आप क्रम जरूर ध्यान रखिएगा सूर्य से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में आपका क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? पर्वतीय चोटी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अबोर ही नहीं सही सुमेलित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अबोर झारखंड गलत दी है। अबोर की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो अबोर की पहाड़ियां आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या है? अबोर की पहाड़ियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में और ध्यान रखिए आप, डाफला पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में। डाफला भी कहाँ पे है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी मेकेर असम में, दूनागिरी उत्तराखंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां उधर रखिएगा, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ पे है? तो मेघालय में है। नेक्स्ट है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील यानी किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई? पूछ रहा है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में आने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग से प्रवेश करता है? शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आता है ये आपका कहां से प्रवेश करता है? उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना है? करा भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहां पे है? तो आपका तेलंगाना में है, रामागुंडम में। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नदी के अपर्दन कार्य से बनी स्थलाकृति डैश है। नदी के अपर्दन से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो आपका गार्ज का निर्माण। अपर्दन से पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका गार्ज का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए अपर्दन से और कौन क्या बनता है? आपका वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी आपका अपर्दन से बनता है, नदी के अपर्दन से। गार्ज भी बनता है, और क्या बनता है? तो कैनियन भी इसी से बनता है, कैनियन भी बनता है, जलप्रपात भी इसी से बनता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, ये सब जो है आपका नदी के अपर्दन से बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में कई बार बता चुका हूं, 11वीं अनुसूची में आपका क्या है? ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे प्रदान किया गया था। किस अनुसूची में जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, उन्हीं के बारे में दिया है। क्या इसमें कौन 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा भी शामिल है, ग्रामीण खेल नहीं शामिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाए। आपका जो 29 विषय है इसमें आपका ग्रामीण खेल नहीं शामिल है, तो ऑप्शन सी। अला निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके? मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, कथन पूछता है किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके? ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, एनी बेसेंट का कथन है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। एनी बेसेंट के बारे में आप ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट ने 1916 में किसकी स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना किया था। कहां पे किया था? अड्यार, ये ध्यान रखिए, कहां पे किया था? अड्यार मद्रास में किया था, ठीक है। इनकी पत्रिका ध्यान रखिए, पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था, 1 में पूछा था। इनकी पत्रिका आपका न्यू इंडिया,
न्यू इंडिया जो है इनकी पत्रिका, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की पत्रिका है। और इनके बारे में हम बात करते हैं तो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो एनी बेसेंट थी। कब किया था उन्होंने? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये पॉइंट ध्यान रखें, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने प्रक्रिया निम्नलिखित में से किनके समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है अगर आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं यानी सीएजी की बात करते हैं कैग की, तो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में कैग कौन है, यानी सीएजी वर्तमान में कौन है? कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, तभी मैं समझूंगा आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? करा कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो कौन थे? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। और ये क्या थे? प्रथम स्पीकर भी थे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में होते हैं, भारत की संसद में पूछा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीपीएससी तैयारी 2 में पूछा गया है। भारत की संसद का गठन कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद की बात करें किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79 में। राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में। लोकसभा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 81 में है। आर्टिकल भी आप ध्यान रखिएगा। और जो राष्ट्रपति होता है ये संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो आपका महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो आपका आर्टिकल 61 में है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली में के रूप में सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन ए, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब पूछा जाएगा अगर कि ये आपका न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में समानता क्या शामिल है? दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश? आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान पर आधारित है। नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? एफडीआई इक्विटी के रूप में किसने प्राप्त किया है? तो आपका ऑप्शन ए, कर्नाटक ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं पूछा है? तो इसका हो जाएगा, देखते हैं पहले इसमें दिया, नौकरी कम भुगतान की तथा अक्सर अनियमित होती है। बिल्कुल ये आपका क्या है? ये तो विशेषता है असंगठित क्षेत्र की। रोजगार सुरक्षित होता है, ये आपका नहीं है,
ये आपका क्या है, विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी छोटे तथा बिखरे हुए बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर रहने वाली इकाइयों को संश्लेषित करता है, ये आपका असंगठित क्षेत्र। ये आपका विशेषता ऑप्शन बी नहीं है, बाकी सारी विशेषता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना पूछ रहा है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा एनएसओ के द्वारा इसका क्या किया जाता है, इसकी गणना की जाती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्थिक नियोजन एक विषय है। देखिए प्रश्न आ गया, पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कई बार मैं बताया हूं। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब बात करें ये सूचियां किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। ध्यान सुनिएगा, इसको बार बार फिर बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में आपका क्या है, ये आपका राज्य सूची। देखिए 7वीं सूची में आपका केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तीनों सूचियां आपका 7वीं अनुसूची में है। अब पूछा है कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो आपका 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। केंद्र सूची में कौन कौन आता है आपका, रक्षा, विदेश, आपका डाक हो गया, आपका संचार हो गया, ये सब जो है केंद्र के विषय हैं। और बात करते हैं राज्य के विषय कौन कौन से है, तो स्वास्थ्य, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य यानी अस्पताल वगैरह, पुलिस ये आपका राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, सिंचाई राज्य सूची का विषय। सबसे इंपॉर्टेंट समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कौन आता है आपका, शिक्षा हो गया, जंगल हो गया, शिक्षा, जंगल, शादी और क्या, परिवार नियोजन और क्या, अभी आर्थिक नियोजन, ये सब किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। NSSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय गरीबी रेखा को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, COP3 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था, ये आपका 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था। और किसके लिए हुआ था ये, तो जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था, जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को डैश के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर इसे प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, पूछा आता है इसमें क्या आता है, इसमें आपका कृषि आता है, खनन हो गया, इसमें आता है वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया, ये सब किसमें आते हैं, तो आपका प्राथमिक में आते हैं। माध्यमिक यानी द्वितीयक की बात कर रहा है, द्वितीयक में क्या आता है आपका, विनिर्माण, विनिर्माण किसमें आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें क्या आता है, इसमें आपका यातायात हो गया, संचार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बैंकिंग हो गया, सब किसमें आते हैं, तो आपका सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होनी चाहिए? आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए, तो आपका धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। देखिए हमेशा आभासी और सीधी छवि जो है किससे प्राप्त होती है, तो आपका उत्तल दर्पण से, हमेशा उत्तल दर्पण से प्राप्त होती है। और उत्तल दर्पण का जो होता है फोकस दूरी क्या होती है, वो धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है, किसी ध्वनि का पिच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयाम व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर आवृत्ति को किस में नापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, आवृत्ति को हर्ट्ज में। और आयाम की बात करते हैं, तो आयाम यानी इसकी तीव्रता, तीव्रता की बात करते हैं, तो तीव्रता को, ध्वनि की तीव्रता को किस में नापा जाता है, तो आपका डेसिबल में नापा जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापा जाता है। आवृत्ति किस में नापी जाती है, तो आपका हर्ट्ज में नापी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही कथन चुनिए। पहला दिया इसमें, ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री एवं विषुवत रेखा पर 0 होता है। यही आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही कथन चुने। पहला है भार सदिश राशि है, भार सदिश राशि है। दूसरा है, बिल्कुल करेक्ट है, भार क्या है, सदिश राशि है। और वस्तु का अंतर्ग्राही अंतरिक्ष में महत्तम होता है।
गलत है। वस्तु के ऊपर जाने पर भार बढ़ता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। भार क्या आपका सदिश राशि है। सदिश राशि और कौन आता है आपका, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, संवेग, त्वरण, ये सब क्या है आपका सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आदेश की बात कर लेते हैं तो आदेश में आपका क्या होता है, चाल आता है, दूरी हो गया आपका, और क्या द्रव्यमान। देखिए भार जो है आपका सदिश है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है ये आपका अदिश होता है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, पहला दिया है इसमें मच्छर से, दूषित भोजन से, थूक से। तो ऑप्शन बी, दूषित भोजन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बात करते हैं पोलियो की। पोलियो की टीका की खोज किसने किया था, तो जॉन साल्क ने किया था। जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। अगर पूछा ओरल पोलियो की खोज किसने की थी, तो अल्बर्ट सेबिन ने किया था, अल्बर्ट सेबिन ने। अगला प्रश्न है, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है। मरकरी यानी पारा का पूछ रहा है, महत्वपूर्ण अयस्क कौन है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी का अयस्क कौन सा होता है, तो आपका शनिवार होता है। शनिवार आपका क्या है, पारे का अयस्क है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगर मरकरी से यानी पारे से कौन सा रोग होता है आपका, मिनी माता रोग होता है। मिनी माता रोग होता है। आप पूछा गया था कि जो है इटाई रोग जो है किसकी वजह से होता है, तो आपका कैडमियम की वजह से होता है। कैडमियम की वजह से कौन सा रोग होता है आपका, इटाई रोग होता है। आर्सेनिक पूछा जाए तो आर्सेनिक की वजह से आपका ब्लैक फुट रोग होता है। ब्लैक फुट रोग आपका आर्सेनिक की वजह से होता है। और नाइट्रेट की वजह से कौन सा रोग होता है आपका, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है। ठीक है, ये सब भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होता है। मोमबत्ती में क्या होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सेब के भूमि पर गिरने पर होने वाली ऊर्जा हस्तांतरण का सही अनुक्रम क्या है। ऊर्जा हस्तांतरण का पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए जब गिरेगा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, उसके बाद गतिज ऊर्जा, फिर वायु में आपका उष्मीय ऊर्जा, फिर भूमि और सेब में क्या होगा आपका उष्मीय ऊर्जा, फिर क्या होगी आपका लास्ट में ध्वनि ऊर्जा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, लास्ट में आपका ध्वनि ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक बल की क्रिया एवं तत्संगत प्रतिक्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष यानी इसे क्या कहा जाता है, इसे मायोपिया भी कहा जाता है, कभी कभी मायोपिया भी देता है। ठीक है, तो इसका इसमें दिया है, इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 आपका करेक्ट है, दूसरा क्या है गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं इसमें दिखाई नहीं देती हैं। और इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग जाता है निकट के लिए। और अब बात करें हम दूर दृष्टि दोष की, दूर दृष्टि दोष के, और इसमें क्या होता है, इसमें नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं यानी निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है इसके उपचार में, तो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस, दूर से आप ध्यान रखिएगा, ऊ की मात्रा है यहाँ पे, दूर तो यहाँ पे आपका ऊ हो जाएगा उत्तल लेंस, और निकट में आपका मायोपिया, तो इसमें कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है ये। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, तो आपका ऑप्शन ए लवण व जल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, ये आपका कब बनता है, जब ये आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का क्रिया होती है, तब क्या बनता है, लवण और जल बनता है। देखिए उदाहरण समझते हैं, NaOH ये आपका क्या हो गया, प्रबल क्षार है। उसके बाद आपका इसमें HCl से अपक्रिया करवाते हैं, यानी HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और जब इसके अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है आपका NaCl प्लस H2O बनता है, यानी आपका ये साधारण नमक यानी लवण बनता है, और फिर ये जल बनता है। ये आपका बीपीएससी तैयारी 1 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन, डाइजेपाम, क्लोरोफॉर्म, मर्क्यूरोक्रोम में से सामक कौन है, तो सामक कौन है इसमें, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाइजेपाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामक यानी ट्रैंक्विलाइजर भी इसे कहा जाता है, और ये क्या होता है,
ये ऐसे रोगियों को दिया जाता है जो हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो इसमें कौन सा आपका डायजेपाम होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकनाई और तेल के दाग युक्त मैले वस्त्र पानी में अपमार्जक मिलाकर साफ किए जाते हैं। दाग धब्बों का अपचयन होता है क्योंकि अपमार्जक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव को पृष्ठ तनाव की प्रबलता से कम करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो, को प्रबलता से कम करता है। ठीक है, अगला है, ईका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है। ईका सिलिकॉन को, तो ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन ए गैलियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने किया। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकरल ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम डैश में रखा गया, सभी को बताओगा पहले आवर्त में रखा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है, धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, तो ऑप्शन ए, या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलहन की पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलहन पौधों में की गांठों में कौन सा आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, तो आपका राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है। सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है, तो काउको की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध है, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल शोषण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मानव में हिस डंबल नामक संरचना किस अंगों में पाई जाती है। मानव में हिस बंडल नामक संरचना किस अंगों में पाई जाती है, तो आपका हृदय में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। सही कथन इसमें ढूंढना है कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है। ये आपका क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी। अगला, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका होती है। प्रोटीन संश्लेषण में तो किसकी भूमिका होती है, तो आपका डीएनए की होती है, आरएनए की होती है और राइबोसोम की होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा है इसमें, पहला है, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक चक्र का कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस हार्मोन का बंद होना मासिक चक्र का कारण होता है, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। ये आपका महिला हार्मोन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हार्मोन एवं ग्रंथि सुमेलित है। कौन सा हार्मोन और ग्रंथि सुमेलित है, तो ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। एस्ट्रोजन भी आपका क्या है, ये महिला हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, वैक्सीन्स, तो वैक्सीन्स पूछ रहा है, वैक्सीन्स हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचारित जीवाणु या विषाणु या उनकी एक प्रोटीन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो मेंडल ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक पूछा जाता है किसे कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। डार्विन की बात करते हैं तो डार्विन ने क्या दिया था, प्रकृति चयनवाद का सिद्धांत दिया था। और डी व्रिज ने क्या दिया था, तो आपका उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो लैक्टोज दिया है, खट्टा दूध गलत हो जाएगा। ये लैक्टोज नहीं होता है, दूध में क्या होता है आपका लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टोज नहीं होता। लैक्टोज तो आपका एंजाइम है। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर सही है। फार्मिक अम्ल आपका लाल चींटी बिल्कुल करेक्ट है, लाल चींटी ध्यान रखिए, लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में आपको क्या होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिए ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश परिवेश
का कौन सा घटक बनता है? सूर्य का प्रकाश परिवेश का कौन सा घटक घटक है? तो ये आपका क्या है? अजैव घटक है। देखिए आपने पढ़ा होगा जैव और अजैव घटक। जैव घटक में आपका जितने आपका सजीव चीजें आती हैं किसमें आती है? जैसे पौधे, जीव जंतु, ये आपका जैव घटक है। अजैव में आपका जैसे निर्जीव, जैसे आपका हो गया पहाड़ हो गया, जल हो गया, सूर्य हो गया, ये आपका क्या है? अजैव घटक है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डैश एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है ये आपका स्थल मंडल, फिर आपका जल मंडल, और ये आपका क्या हो गया? वायुमंडल। ये वाला जो संकीर्ण क्षेत्र होता है ये आपका क्या होता है? जीव मंडल होता है, यानी बायोस्फीयर होता है, यही है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव मंडल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, जल की भी होती है, और प्रकाश की भी होती है, ऑक्सीजन की नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 5। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। देखिए अब क्रिया जरूर ध्यान रखिएगा, क्या होता है? आपका हो गया 6CO2 प्लस 6H2O। अब प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है आपका? C6H12 C6H12O6, यानी ये क्या है? ग्लूकोज है। प्लस किसका निर्माण होता है? 6 जो है O2 का निर्माण होता है, 6O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और ये जो होता है, पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है? ये आपका उत्पाद है, ये जो आपका ग्लूकोज बनता है ये उत्पाद है, ये ऑक्सीजन ये उत्पाद नहीं होता, ध्यान रखिए। ये क्या होता है? आपका उप उत्पाद होता है, उप उत्पाद होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, बोटुलिज्म जो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होता है, प्रभावित करता है, तो ये किसको प्रभावित करता है? तो ये आपका आंतों को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हमारे ग्रह में मृद जल की सर्वाधिक मात्रा, करा मृद जल की सर्वाधिक मात्रा, तो इसमें पूछ रहा है नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीप एवं पर्वतीय हिम नदियों यानी अस्थाई हिम में, ये आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। देखिए आपका जो जल है 97% जल, बात करते हैं 97% जल क्या है, किसमें है? तो ये आपका ये महासागरों में है, महासागरों में, यानी क्या है? खारा जल है। और मृदु जल की बात करते हैं तो 3% आपका मृदु जल है, और इसमें से भी 3%, तो लगभग इसमें 2% क्या है आपका? ये आपका हिमनद के रूप में है, और 1% आपका जो बचता है इसमें आपका नदी, झील, मृदा, इन सब में आपका जल है। तो 2% आपका मृदु जल किसमें है? आपका हिमनद में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधे के उदाहरण है? मांसाहारी पौधे, तो आपने पिचर प्लांट सुना होगा, यानी कीट भक्षी पौधा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संड्यू, वीनस ट्रैप और घटपड़ी पादप यानी पिचर प्लांट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री उद्यान आपका कच्छ की खाड़ी, गुजरात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, क्रिसमस बीमारी किस रोग का अन्य नाम है? क्रिसमस बीमारी ये आपका हीमोफीलिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हीमोफीलिया जो है आपका क्या है? ये अनुवांशिक बीमारी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित है? करा कौन सा युग्म सुमेलित है? बेसल कन्वेंशन, जैव विविधता संरक्षण, इसमें दिया बेसल कन्वेंशन, जैव विविधता संरक्षण, ये आपका गलत है। बेसल कन्वेंशन आपका कब हुआ था? ये आपका 1989 में हुआ था, और ये अपशिष्ट निपटान के लिए था। और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के लिए अभी बताया था, ये आपका क्या है? सही है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कई बार बता चुका हूं इसके बारे में, ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था? तो ये आपका ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था। ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन। अगला है, फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो आपका ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति रितु बाहरी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान 2024 पाने वाले नरसिम्हा राव किस राज्य से संबंधित है? ये आपका किस राज्य से है? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। आपको पता होगा भारत रत्न 2024 में कितने लोगों को प्रदान किया गया? 5 लोगों को। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कर्पूरी ठाकुर का नाम है, एम एस स्वामीनाथन का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम रिविजन करवा दे रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर हो गया आपका, एम एस स्वामीनाथन,
लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मिला है। 5 लोगों को मिला है भारत रत्न 2024। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा उपग्रह भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह है? कौन सा उपग्रह भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए एक्सपोसैट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए पीटी उषा को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विरासत स्थल को 2023 में भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये किसको शामिल किया गया? शांति निकेतन को और होयसल मंदिर समूह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे में से एक से अधिक। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला, फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शन ए आर वेंकट रमणी है। अटॉर्नी जनरल वर्तमान कौन है? आर वेंकट रमणी। हम बात करें महान्यायवादी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख किया गया, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के घोषणा अनुसार 2023 तक बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल बाघों की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, पिछली बार भी पूछा था बाघों की संख्या, तो इसमें बिहार का दिया है ऑप्शन बी 54। बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसमें बाघों संख्या 54। अगला प्रश्न, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? मानवाधिकार दिवस सभी को पता होगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला है, बजट 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान कितना है? राजकोषीय घाटा, तो ऑप्शन बी 5.1%। अगला है, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे? मुंबई में इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन बी। अगला है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मत से किसे नियुक्त किया? सभी को पता होगा जैसा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया? समलेई मंदिर परियोजना या समलेश्वर मंदिर, समलेश्वर मंदिर परियोजना का उद्घाटन कहां पे किया गया है? उड़ीसा में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।